हेलो माय फ्रेंड्स, तो आज अपन डिस्कस करने वाले अपना नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आगे आने वाले आधे घंटे में आपका पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अपन रिवाइज करेंगे, जो आपके नीट जेई बाकी सारे एग्जाम्स में काम आने वाला है। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। इसके बारे में थोड़ी छोटी छोटी सी जानकारी जो अपने छोटे छोटे एग्जाम सीईटी वगैरह में पूछी जा सकती है और नीट में भी इवन पूछी जा सकती है। तो करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि करंट में तो सर डायरेक्शन होती है, फिर भी ये स्केलर क्यों है? ये तो वेक्टर होनी चाहिए। तो एक्चुअली इसका रीजन क्या है कि करंट डायरेक्शन तो होती है, लेकिन ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। इस वजह से इसको किस में रखा गया है? स्केलर में। एक्चुअल पहले एक टेंसर नाम का एक ग्रुप हुआ करता था, बाद में वो टेंसर खत्म करके उनको सबको स्केलर में ही डाल दिया गया। इसके अलावा करंट की अगर अपन फ्लो की डायरेक्शन देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज जिधर चलता है करंट भी उसकी डायरेक्शन में रहता है, और नेगेटिव के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है करंट उसके अपोजिट फ्लो करता है। ओके, इसके साथ अपन इसकी यूनिट की बात करते हैं तो करंट की यूनिट है एम्पियर। ओके, और अगर इसके फॉर्मूले से अपन सोचें तो कूलॉम पर सेकेंड। ओके, तो ये इसकी यूनिट है। इसके अलावा एक यूनिट और याद रखेंगे करंट की, बायोट। शायद आपको कभी मिल जाए किसी एग्जाम में, है ना? तो बायोट को कभी भी एम्पियर में कन्वर्ट करना हुआ तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 बायोट। ओके, चलिए इसका सेकंड टॉपिक है अपना चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? तो I इक्वल्स टू dq अपॉन dt, वहीं से अपन चार्ज को निकाल सकते हैं Q इक्वल्स टू I dt। तो यहाँ पर अपन करंट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं टाइम के फॉर्म में, और लिमिट लगा के उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को चार्ज मिल जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर दो टाइम के बीच में कितना चार्ज कंडक्टर से फ्लो हुआ। ओके, यहाँ पर दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन में आपको चार्ज दिया गया है और करंट पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। दूसरे क्वेश्चन में आपको करंट दिया गया है टाइम के फॉर्म में और आपसे चार्ज पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट है अपना करंट डेंसिटी। ओके, तो करंट डेंसिटी, इसका सिंबल है J। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो ये अपने पास एक कंडक्टर है, सबको दिख रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो पूरे कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उसके पूरे एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो लेना देना नहीं हमें, केवल यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया I अपॉन A। ठीक है, इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी दोस्त वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी जब कोई होता है तो उसमें दो काम अपने बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रा। क्या? एक तो उसकी डायरेक्शन और उसका वेक्टर फॉर्मूला। तो बात करते हैं पहले वेक्टर, सबसे पहले बात करते हैं उसकी डायरेक्शन की। तो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो ठीक करंट की डायरेक्शन में ही होती है। ठीक है, करंट डेंसिटी को आपको कभी भी इंडिकेट करना है कि करंट डेंसिटी किस डायरेक्शन में है, तो आपको केवल करंट की डायरेक्शन देखना है। जिधर करंट की डायरेक्शन होगी उधर ही अपनी करंट डेंसिटी होगी। ओके, जैसे देखिए इस कंडक्टर में करंट ऐसा जा रहा है अपना, ठीक है, तो करंट डेंसिटी भी उसी की डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा काम अपना क्या बढ़ा था? वेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है इसका? I इक्वल्स टू JA cos थीटा। ठीक है, या फिर अपन इसको वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, J वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है, ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, तीन अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया अपन को दिए गए हैं वायर के, और वो आपस में कनेक्टेड है, और फिर हमसे क्या पूछा गया है? इन तीनों से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कंपेयर कीजिए, उनके क्रॉस सेक्शन एरिया कंपेयर कीजिए और उनकी करंट डेंसिटी कंपेयर कीजिए। तो करंट क्रॉस सेक्शन एरिया तो साफ साफ अपन को नजर आ ही रहा है कि सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है, फिर इसका है, और फिर सबसे छोटा A1 है। ठीक है, बात करें करंट की तो ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, अब आप एक बैटरी से कोई भी कंडक्टर अगर कनेक्ट कर दोगे, ये देखिए जैसे यहाँ पर ये कंडक्टर है अपना, ये बैटरी से कनेक्ट है, तो इसके इस एंड पे जितना करंट एंटर करेगा इस वाले एंड से उतना ही करंट बाहर निकलेगा। इसका मतलब इन तीनों क्रॉस सेक्शन से जो करंट रहने वाला है वो क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पे करंट सेम है। अब हमें करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, J इक्वल्स टू I अपॉन A। अब I हो गया तीनों से सेम, तो फिर J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा? J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और हमें एरिया तीनों के पता है, किसका बड़ा है किसका छोटा है, तो उस बेस पर हम करंट डेंसिटी का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एक आगे जाके अपन टॉपिक और पढ़ने वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसका आंसर अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन डिस्कस अपन आगे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो पहले अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब किसी कंडक्टर से अगर बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है, जब किसी कंडक्टर से बैटरी कनेक्ट कर देते हैं अपन, तो फिर उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ लगाता है उसी दौड़ को, उसी वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे पिंक कलर के आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही अपने बैटरी कनेक्ट करी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है,
और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या करने लगे, मूव करने लगे। तो बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी, इसका सिंबल है वीडी, और इसका फॉर्मूला होता है ई टाउ अपॉन एम इंटू कैपिटल ई। यहां पर सिंबल सभी को पता होते हैं, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एम मास है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब यहां पर ये टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन से टकराता रहता है, और जब वो टकराता है तो क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर चला तो एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर उस टकराने की वजह से इसकी डायरेक्शन बदल गई, फिर बेचारा इधर चला गया वो, है ना, फिर जैसे ही वो इधर गया तो फिर यहां फिर किसी से टकरा गया, तो उसके दो कोलिजन्स में जो टाइम लगा उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड किस किस पर करती है, तो पहला नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है भाई, किसी मटेरियल में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं, किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन आपका चलेगा तो उसके टकराना, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराना कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा, उसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो खूब सारा टकराना होगा उसका, और अगर कम इलेक्ट्रॉन्स है तो कम कोलिजन्स करेगा वो दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड करती है हमें याद रखना है। इसके बाद अपना है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जब अपन ने एक कंडक्टर से बैटरी लगा दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है, अपना इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। इसकी यूनिट होती है, तो सबको पता है भाई, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, तो यहां से सॉल्व करके मीटर कूलम पर न्यूटन सेकंड। ठीक है, मोबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, तो अगेन मटेरियल के नेचर पर। क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं मटेरियल के अंदर तो मोबिलिटी थोड़ी स्लो हो सकती है ना, कुछ भी ऐसा फर्क पड़ सकता है, और टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए मोबिलिटी जो है वो इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। इसके बाद हमें देखना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया A, लेंथ L, और यहाँ पर हमने मान लिया इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्मॉल n डिनोट कर रहा है किस चीज को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो करंट, तो जो करंट होता है वो क्या है, NeVDA। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी और A है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जैसा कि हम करंट डेंसिटी में पढ़ चुके हैं, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर अगर अपन करंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में NeVD। याद रखना ये n क्या है, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मेरे दोस्त, है ना, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, और ये करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है। नेक्स्ट है अपना करंट डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा एंड रो। ये सिग्मा और रो क्या है, तो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि अभी अपन ने पीछे डिराइव किया कि करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में क्या होती है, NeVD, और VD का फॉर्मूला हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, E टाउ अपॉन m इंटू E। क्लियर, तो इसको सॉल्व किया अपन ने, तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है J इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ E अपॉन m, और इसमें ये जो टर्म है दोस्त, ये टर्म कहलाता है कंडक्टिविटी सिग्मा, और कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसको अपन 1/ρ भी लिख सकते हैं। तो यहां से एक बहुत सुंदर सा रिलेशन निकल के आता है ना, और जो जेई में पूछा भी गया, इस पे क्वेश्चंस आए हैं ना, तो क्या रिलेशन निकल के आता है, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहां से ये जो J इक्वल्स टू सिग्मा ई लिखा हुआ है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। पूछा जा सकता है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में आपको ये टिक करना है। ठीक है,
इसके बाद है अपना कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी अपन ने अभी देख ही लिया है ना, किस चीज़ को अपन ने कंडक्टिविटी बोला था, तो जब अपन ने करंट डेंसिटी का इन सब के साथ रिलेशन निकाला था तो उसमें ये जो कांस्टेंट टर्म आया था Ne² टाउ अपॉन m, इसी को अपन ने क्या बोला था, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसकी यूनिट होती है सीमेंस पर मीटर या फिर मीहो पर मीटर। ओके, ये इसकी यूनिट है, याद रखेंगे। इसके बाद है कि अपना कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, तो अगेन नेचर ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी उस मटेरियल पर, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कंडक्टिविटी होती है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ठीक है, रजिस्टिविटी तो अपन को पता है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसी को रेसिप्रोकल कर दो, क्या, m/Ne² टाउ। ठीक है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर इसकी यूनिट है। रजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, तो टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, रजिस्टिविटी इन सब पर डिपेंड करती है। ये कुछ एनसीईआरटी से लिए गए ग्राफ हैं जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है। कॉपर के लिए कैसा होता है, नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटाइन के लिए कैसा होता है, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के लिए कैसा होता है। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ याद रखने हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अगर अपन ऐसी बातों बातों में समझाएं तो क्या होता है, तो अपना जब कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है तो उसको जो अपोज मिलता है उसको चलने में, है ना, कंडक्टर में जब अपना चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है तो उसको जो अपोजिशन झेलना पड़ता है उसी अपोज को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अप्लाइड वोल्टेज। भाई इलेक्ट्रॉन को चलाना है तो आपको कंडक्टर के अक्रॉस क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी, और बैटरी लगाओगे तो वही अप्लाइड वोल्टेज अपॉन जो करंट फ्लो कर रहा है, नेट करंट, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, R=V/I। ठीक है, करंट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है ओम। ठीक है, चलिए अगला है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का। अब एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये अपन ने एक कंडक्टर मान लिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, और उसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अपन ने स्मॉल n मान लिया, और अपने कंडक्टर की लेंथ L मान ली, करंट I मान लिया, और उसमें बैटरी लगाई गई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। चलिए, अब हमें पता है कि जब कंडक्टर से बैटरी लगा दी जाती है तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो करंट ये होता है NEVDA। ठीक है, यहाँ पर अपन VD की वैल्यू पुट करेंगे, साथ ही साथ हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, V/L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V/L पुट करा, फिर यहाँ से V और I को एक तरफ करा, क्यों, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I। तो हमने V और I को एक तरफ करा, बाकी सबको एक तरफ किया, और फिर फाइनली हमें ये मिलता है। और ये टर्म अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। तो यहाँ से V/I इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका क्या, रजिस्टिविटी इंटू L/A, और फिर V/I को अपन क्या लिख देंगे, R। तो फाइनली फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, R=ρL/A। ठीक है, इसके बाद हमें डिस्कस करना है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, तो ओम नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो याद रखना है कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज उस कंडक्टर की कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो क्या देखा गया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट R आता है, तो R=V/I आपको फॉर्मूला मिलता है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर ग्राफ बनाए तो R क्या है, V/I, तो VI ग्राफ अगर अपन बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन है, और इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देने वाला है, रेजिस्टेंस देने वाला है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पर करता है कंडक्टर का, तो R=ρL/A। ठीक है, अब R=ρL/A, तो सबसे पहले अपन एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है वो पहले समझते हैं। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, तो आपके पास दो फैक्टर्स रहेंगे, अगर आप दो तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, लेंथ के साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चन में ये पता लगाना है कि उस क्वेश्चन का एरिया कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है। कैसे पता चलेगा, तो अगर वायर को खींचा गया है, फोल्ड किया गया है, ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में वॉल्यूम कांस्टेंट लिया जाता है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। और अगर एरिया कांस्टेंट है, तो फिर रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा है एरिया,
एरिया पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, तो इसमें भी अगेन दो चीजें है ना। एल, अगर आपके क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि लेंथ कांस्टेंट है और एरिया के साथ रेजिस्टेंस में वेरिएशन पूछा गया है, तो आपको यूज करना है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो फिर आप वहां पर पाई आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो रेडियस के साथ भी आपको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वायर को फोल्ड या स्ट्रेच किया गया है, तो फिर आपको यूज करना है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस की जगह हो जाएगा आर की पावर 4। ठीक है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस अपना नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में रेजिस्टिविटी भी आ रहा है रो, और रो इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए रजिस्टर इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसमें रहा टेम्परेचर, इसको अपन स्पेशली अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है अच्छा, एक चीज और, ये बहुत ही काम का नोट है, रेजिस्टेंस इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी किस तरीके से लगाई। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो इस पेन पे अगर मैं बैटरी इस तरीके से लगाता हूं तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, और अगर बैटरी में इस तरीके से लगाता हूं तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी किस तरीके से जोड़ी है। ओके, चलिए इसके बाद अब रजिस्टर जो होते हैं ना, बहुत सारे टाइप के होते हैं, कार्बन रजिस्टर, फलाने रजिस्टर, ढिमके रजिस्टर, है ना। तो इनमें जो अपन को अपने एग्जाम के लिए डिस्कस करना है वो है कलर कोडिंग रजिस्टर, है ना। ये कलर कोडिंग क्या है, रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जो लगे रहते हैं। अब उनकी वैल्यूज पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पर कलर कोडिंग यूज करी जाती है, कलर को देख के वैल्यूज पहचानते हैं, तो आपको ये याद करना होगा। तो कलर कोडिंग वाले रजिस्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें चार्ट पूरा याद होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप सभी पढ़ते हैं, मैं बस यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। यहाँ पे B ब्लैक, B ब्राउन, रेड, BB रॉय, है ना। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ एक बार। तो BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ। तो यहाँ पे ये जो वाला B है वो ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये वॉयलेट है, ये ग्रे है और ये वाइट। तो ये कलर्स आपको याद रखने। ठीक है, साथ ही साथ आपको अब जैसा आपने स्टार्टिंग से लिखा वहीं से नंबर देना स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 डॉट, कहाँ तक आएंगे अपन, 9 तक आ जाएंगे। बगल में उनके मल्टीप्लायर 10 की पावर में 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 डॉट 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 ऐसे 10 की पावर 9 तक। ठीक है, टॉलरेंस बताने के लिए अपन 3 कलर यूज करते हैं, गोल्डन, सिल्वर, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कलर ना मिले तो उसको अपन ने नो कलर करके लिखा है। ठीक है, तो अगर आपको गोल्डन मिलता है या सिल्वर मिलता है या नो कलर, कोई कलर नहीं मिलता, तो वैसा हो सकता है। तो टॉलरेंस यहाँ पे लिखी हुई है 5%, 10% और 20%। अब जरा देखिए इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो ऐसा आपको एक रजिस्टर दिया जाएगा, उसमें आपको मेरे हिसाब से ना, जैसा मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं, तो मेरे लेफ्ट हैंड पे 3 स्ट्रिप्स बने होंगे और राइट हैंड पे 1 स्ट्रिप बना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के 3 स्ट्रिप्स जो हैं वो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताने वाले हैं। ओके, ठीक है, और राइट हैंड पर जो 1 स्ट्रिप बना हुआ है, मात्र 1 स्ट्रिप, वो आपके टॉलरेंस को बताने वाला है, मतलब आपके रेजिस्टेंस में कितना झोल झाल है, थोड़ा प्लस माइनस, एग्जैक्ट इतना ही वैल्यू नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब कैसे वैल्यू लिखना है, तो जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें लेफ्ट हैंड पे हमने देखा ये 3 स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तो उसमें पहला रेड है और दूसरा है ना, दूसरा वाला कुछ तो येलो जैसा है। तो अपन को क्या करना है, ठीक है, तो पहले और दूसरे स्ट्रिप्स के आपको वहां से आपके टेबल से नंबर्स उठाने हैं। क्या उठाने? नंबर्स। ठीक है, और तीसरी स्ट्रिप का मल्टीप्लायर उठाना है, और राइट हैंड से जो पहली स्ट्रिप थी ये, उसका टॉलरेंस लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहली स्ट्रिप का नंबर लेना है, दूसरी स्ट्रिप का नंबर लेना है और तीसरी स्ट्रिप का मल्टीप्लायर, और राइट हैंड से जो पहली स्ट्रिप है उसका टॉलरेंस लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेड कलर है तो रेड का नंबर कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिखा। फिर ये है आपका ऑरेंज, ठीक है, तो ऑरेंज का यहाँ पे नंबर कितना है 3, सॉरी ऑरेंज येलो का नंबर कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिखा। अब ये थर्ड स्टेप किसको बताती है? मल्टीप्लायर को, है ना। तो ये कौन सा कलर है अपना? ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज, तो ऑरेंज 10 की पावर 3, तो यहाँ पे 10 की पावर 3, और प्लस माइनस आपका टॉलरेंस कितना है, तो टॉलरेंस यहाँ पे आपका गोल्डन बता रहा है, ये गोल्डन कलर है ना,
तो गोल्डन टॉलरेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो 5%, ठीक है। और फाइनली आपकी ये वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होना मतलब दो कोलिजन्स के बीच में लगने वाला टाइम। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी जल्दी कोलिजन्स होंगे, है ना, तो रिलैक्सेशन, उनके रिलैक्स रहने का टाइम कम हो जाएगा, और रिलैक्स रहने का टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि कोलिजन्स बढ़ गए ना। बेचारा इलेक्ट्रॉन अब आराम से चल नहीं पा रहा, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच नहीं पा रहा, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि उसके कोलिजन्स बढ़ गया, उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, ठीक है। साथ ही साथ ये फॉर्मूला, अगर आपके इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है आपको कि इतने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इतना था, तो अब बताओ अब फलाने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। किसी भी T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू T1 टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस था, इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है, टेम्परेचर, थर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, ये अल्फा है आपका, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। साथ ही साथ आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं टेम्परेचर के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको पता है करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब V इक्वल्स टू हम क्या पढ़ते हैं, IR, तो करंट सेम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, मतलब जिस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा रहेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी कम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में अपना जो R इक्वलेंट है वो क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा लगता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे हर रेजिस्टेंस बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। देखो ये वाला रजिस्टर भी देखो बैटरी से जुड़ा हुआ है ना, इस वाले रजिस्टर के भी दोनों टर्मिनल देखो बैटरी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जब करंट इस जंक्शन पे पहुंचता है तो यहाँ पे करंट आके बढ़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है। अब V इक्वल्स टू IR फिर से लगाएंगे अपन, तो V इक्वल्स टू IR, तो V तो कॉन्स्टेंट हो गया, सेम है, तो फिर यहाँ पे क्या, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम जाएगा, और जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा जाएगा। R इक्विवेलेंट की बात करें तो ये फॉर्मूला है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 जितने भी रेजिस्टेंस हो। अब यहाँ पे बच्चे एक गलती करते हैं कि सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं जल्दी में, है ना, तो ध्यान रखना रेसिप्रोकल भी करना है ना। वैसे दो लोगों की अगर बात करें, अगर दो ही रेजिस्टेंस है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो फिर आपको रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये कॉम्बिनेशंस के ही कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमें समझ में नहीं आता कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस घुसा हुआ है। तो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अपन किसकी बात करने वाले हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो बैलेंस व्हीटस्टोन है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन है। और बैलेंस व्हीटस्टोन में ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे माने जाते क्या, होते ही हैं। तो फिर इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं, इसका मतलब आपका R5 किसी काम का है नहीं, तो आप R5 को हटा के ऐसा सर्किट यूज कर सकते हो। और फिर आपको अब क्लियर नजर आ रहा है कि ये दोनों सीरीज में हैं, नीचे ये दोनों सीरीज में हैं, और फिर उनके सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में। क्लियर है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सेकंड फॉर्म है, ये ऐसे भी दिखता है ना, ये भी व्हीटस्टोन है। तो आपको क्वेश्चन में अगर मिलता है तो इसको भी व्हीटस्टोन ही कंसीडर करना है, और ऐसे क्वेश्चन अपन ने क्लास में किए हैं ऑलरेडी, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है, अगर आपको अनबैलेंस व्हीटस्टोन मिल गया तब क्या करेंगे। तो दोस्त ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको अनबैलेंस व्हीटस्टोन मिल भी गया तो भी आप उसको बैलेंस ही पकड़ लेना, ठीक है, और R5 को अगेन वहां से हटा देना और उसको बैलेंस व्हीटस्टोन की तरह ही सॉल्व कर देना, ऊपर के दो सीरीज में नीचे की दो सीरीज में, और फिर उनके कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में। तो जो आपका R अप्रॉक्स निकल के आएगा, ठीक है, आपका एक अपन ने क्या है जबरदस्ती अनबैलेंस को बैलेंस माना है ना, तो जो अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो क्या है, वो R अप्रॉक्स है ना। अब आपको ऑप्शन दिए गए होंगे 4, तो आपको क्या करना है, आपका जो R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, तो आपने जो R अप्रॉक्स निकाला है ना, आपका R इक्विवेलेंट जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो आपके निकाले गए तुक्के से थोड़ा सा छोटा या उसके बराबर होगा, ठीक है। आपने जो तुक्का मार के ट्रिक यूज करके जो रिजल्ट निकाला है उसके बराबर या उससे थोड़ा सा छोटा ऑप्शन देखना, जो आपको दिख जाए उसको टिक कर देना, ठीक है। चलिए अगला है इनफाइनाइट लैडर के क्वेश्चन। इनफाइनाइट लैडर के क्वेश्चन
तो कैसे किए जाते हैं, तो इनफाइनाइट सर्किट रिपीट हो रहा है ना, रिपीटेटिव सर्किट, तो बार बार देखो R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 ऐसे करके रिपीट होता चला जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, स्टार्टिंग का केवल एक सर्किट कंसीडर करो और बाकी सब का एक इक्विवेलेंट लिख दो। इनफाइनाइट, पूरे इनफाइनाइट तक का जो आंसर है वो अपन ने एक ही बार में लिख दिया, R इक्विवेलेंट। और अब हमें क्लियर नजर आ रहा है ये दोनों पैरेलल में, इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में, और फिर इसको बैठा के सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है। चलिए इसको भी एक ट्रिक है, इसकी भी क्या ट्रिक है कि जब भी इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन आता है तो आप स्टार्टिंग की 2 सर्किट सॉल्व कर डालो बस, तो आपका जो R अप्रॉक्स, अगेन ट्रिक है तो R अप्रॉक्स ही देगा वो। तो आप स्टार्टिंग की 2 सर्किट सॉल्व करो, है ना, सीरीज पैरेलल सब पता चल रहा है, तो आपका जो R अप्रॉक्स निकलेगा, अगेन आपका जो एग्जैक्ट रिजल्ट होगा वो इस R अप्रॉक्स से थोड़ा सा छोटा या उसके बराबर, जैसा अपन ने यहां यूज किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्यूब रजिस्टर। तो क्यूब रजिस्टर, कभी आपको ऐसा क्यूब दिया जाता है और आपसे किसी साइड के अक्रॉस, इन सारी साइड्स का रेजिस्टेंस R मान लो, है ना, तो आपसे किसी भी साइड के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, किसी भी फेस के अक्रॉस या किसी भी बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो AB सबसे पहले अपन देख रहे हैं AB। तो AB क्या है इसका, बॉडी डायगोनल, है ना, तो बॉडी डायगोनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट 5R/6। ठीक है, और AC इसकी साइड है ना, एज, तो उस एज के अक्रॉस 7R/12, और लास्ट है फेस डायगोनल, उसके किसी फेस पे अगर डायगोनल बना दिया जाए तो उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 3R/4। ठीक है, चलिए इसके बाद है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ के 2 लॉ है, एक किरचॉफ करंट लॉ KCL, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ के बारे में बात करते हैं, इसको जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। साथ ही साथ और क्या है इसके बारे में, तो बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि किरचॉफ KCL किस पर बेस्ड है, तो किरचॉफ KCL चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, अब ये है क्या, तो किसी भी जंक्शन पर, इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी जंक्शन पर टोटल सम ऑफ चार्जेस एंड टोटल करंट, ये हमेशा क्या रहता है, 0। याद रखना, विथ साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन क्या है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरी मानना है तो इनकमिंग करंट में हमेशा पॉजिटिव लेता हूं और आउटगोइंग नेगेटिव लेता हूं, बाकी आप चाहे तो इनकमिंग को नेगेटिव ले ले, आउटगोइंग को पॉजिटिव ले ले। ठीक है, किरचॉफ लॉ को इस तरीके से भी बोला जाता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाला टोटल करंट इज इक्वल टू जाने वाला टोटल करंट, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ये आपके लिए छोटा सा एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये जंक्शन दिया गया है, इस पर देखिए I1 और I2 आ रहे हैं और I3 I4 I5 ये आउटगोइंग करंट है। तो हम यहाँ पर किरचॉफ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट 0। ठीक है, अब I1 I2 यहाँ पर इनकमिंग थे इसलिए प्लस लिखे गए हैं, I3 I4 I5 ये आउटगोइंग थे इसलिए माइनस लिखे गए। ठीक है, और फिर इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं अपन। चलिए दूसरा है KVL। ठीक है, तो KVL किस पर बेस्ड है, KVL एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, KCL चार्ज कंजर्वेशन पर, KVL एनर्जी कंजर्वेशन पर। अब ये है क्या, तो KVL को लूप लॉ भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमेशा क्लोज लूप के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलता है ये KVL कि किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब आप घूमते हो तो आपको जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, फलाना ढिमका, जो भी मिले आपको, बैटरी वगैरह, तो आप हर एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखो और फिर क्लोज लूप में जब आप जहां से चले थे लौट के वहीं पे आ जाओ और फिर आपको जितने भी इक्विपमेंट मिले थे उन सबके अक्रॉस आपने पोटेंशियल ड्रॉप लिख लिया, उन सबको सम करो, उन सबका सम करने के बाद आपका 0 ही निकलेगा। तो इसलिए क्या बोलता है, इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच इक्विपमेंट, ईच एलिमेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, यहां पर भी एक साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन हर टीचर के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों को जैसा हमने पढ़ाया तो वैसा क्या है कि जब भी हम किसी एलिमेंट को क्रॉस करते हैं, है ना, ठीक है, तो जब भी हम किसी एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं तो सिंपल सा साइन कन्वेंशन है, अगर एलिमेंट को क्रॉस करते समय अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे पहुंचे हो तो नेगेटिव यूज करो, और अगर आप लो से हाई पे पहुंचे हो तो पॉजिटिव यूज करो, बस सिंपल सा साइन कन्वेंशन। अब इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो जरा एक अपन देख लेते हैं, क्योंकि KVL बहुत ही काम का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ बातें हम ध्यान रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो अपना आंसर क्या है, एक ही बार में सही आने के चांस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो क्या बातें याद रखनी है कि आपको जो सर्किट दिया गया है सबसे पहले आप उसमें सबसे बड़ी बैटरी उठा लो। ठीक है, सबसे बड़ी बैटरी उठा के उससे करंट फ्लो करा दो। ठीक है, और हर एलिमेंट से करंट पास करा दो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, चूज बैटरी ऑफ लार्ज वोल्टेज, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करंट अकॉर्डिंग टू लार्ज बैटरी, जो आपने बड़ी बैटरी उठाई उसके अकॉर्डिंग करंट चला दो पूरे सर्किट में। ठीक है, साथ ही साथ फिर
हर इक्विपमेंट, हर एलिमेंट के अक्रॉस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मेंशन कर दो। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन में और समझेंगे अच्छे से। और फिर आपको क्लोज लूप में घूमना है और जितने भी एलिमेंट मिले उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है और फिर उनका सम 0 कर देना। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये आपके पास एक सर्किट है, तो देखिए सबसे पहले इसमें मैंने बड़ी बैटरी मान लिया V1 है और V1 के अकॉर्डिंग करंट चला दिया। ठीक है, तो देखिए करंट चलाया तो यहाँ से I करंट चला, जंक्शन मिला, जंक्शन पर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते समय एक बात और याद रखेंगे, I1 जैसे I करंट आपने चलाया तो उसको I1 I2 में ब्रेक ना करें, वरना आपके पास I वेरिएबल है, I1 वेरिएबल हो गया, I2 वेरिएबल हो गया, तीन वेरिएबल हो गए। तो आप क्या करें, हमेशा I करंट को I1 और I माइनस I1 इस तरीके से ब्रेक किया करें, तो आपके पास 2 ही वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो करंट डिवाइड कर दिया, सब जगह करंट चला दिया। इसके बाद अब क्या है अगला स्टेप, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मेंशन करना। अब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मेंशन करते समय अपन क्या देखते हैं, बैटरी में तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बैटरी में तो हमें समझ में आता है कि बड़ी वाली लाइन हाई पोटेंशियल है, छोटी वाली लाइन लो पोटेंशियल, तो प्लस माइनस दिखा देते हैं। रजिस्टर पे क्या देखेंगे, रजिस्टर पे आपको क्या देखना है, आपने जो करंट चलाया था अभी, है ना, तो आपको ये देखना है कि रजिस्टर पर वो करंट आप जिस तरीके से घूम रहे हैं, सॉरी, रजिस्टर पर आपने जो करंट फ्लो कराया है, तो रजिस्टर पर वो करंट किस तरफ से किस तरफ जा रहा है। तो देखिए, जैसे इस वाले रजिस्टर पर करंट ऐसा जा रहा है और करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इसका मतलब इस वाले रजिस्टर के लिए ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। इस वाले रजिस्टर पर देखें, इस वाले रजिस्टर पर करंट वैसा जा रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। इस वाले रजिस्टर पर करंट नीचे जा रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। तो इस तरीके से हर इक्विपमेंट, हर एलिमेंट के अक्रॉस अपन हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मेंशन कर देते हैं। अब अपना आखिरी काम, उस क्लोज लूप में घूम जाओ और हर एलिमेंट का पोटेंशियल ड्रॉप लिख के उसका टोटल 0 कर दो। इस लूप में भी घूम जाओ और जितने भी एलिमेंट आपको मिलते हैं, बैटरी, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, जो भी आपको मिले, सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिख के उनका सम 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर लूप 1 और लूप 2 इन दोनों की इक्वेशंस भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं और फिर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो वैल्यूज भी दिए गए होंगे, तो उन वैल्यूज को आप लिख के इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ और भी छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर अपन वो याद रख ले तो अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे यही सर्किट अपन को दिया है और इसमें ये पॉइंट x मान लिया और ये वाला पॉइंट y मान लिया, और फिर हमसे पूछा जाता है उस x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, मतलब पूरे सर्किट में उन्होंने 2 पॉइंट मेंशन कर दिए और उनका पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में हम केवीएल का एक और फॉर्म है, ब्रांच लॉ बोलते हैं उसको, है ना, तो केवीएल का ब्रांच फॉर्म यूज करते हैं। ये ब्रांच लॉ लगाने के लिए, जैसे आपको ये देखिए एक ब्रांच दी गई है ना, जिसमें एक रजिस्टर है, एक बैटरी है V1, एक दूसरी बैटरी है V2 और एक रजिस्टर है R2, और फिर ये 2 पॉइंट है A और B, और हमसे क्या पूछा गया है, VA माइनस VB। तो ब्रांच लॉ कैसे लगाया जाता है, बोल देते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं ना, बहुत ईजी है। हम A और B, जिन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, तो उन दोनों में से किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और दूसरे पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, आपका मन हो तो A से स्टार्ट करें B तक पहुंचे, या B से स्टार्ट करें A तक पहुंचे। फिर क्या करना है आपको, जहां से आप चलेंगे वहां का पोटेंशियल, जहां से आप चलेंगे वहां का पोटेंशियल प्लस माइनस, वो आपको सोचना पड़ेगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। आपको पहले ही बता दिया, अगर आप किसी एलिमेंट को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्रॉस करते हैं तो आप कहां पहुंचे, लो पोटेंशियल पे पहुंचे ना, तो माइनस लगाएंगे, और अगर आप किसी एलिमेंट को क्रॉस करके हाई पोटेंशियल पे पहुंच रहे हैं तो फिर प्लस लगाएंगे। तो जहां से आप चले वहां का पोटेंशियल प्लस माइनस रास्ते में मिलने वाले एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल। सिंपल है, जहां से चले वहां का पोटेंशियल प्लस माइनस रास्ते में मिलने वाले एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल, और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए से चले, अच्छा, सबसे पहले करंट ये आई चला था, तो इस रजिस्टर पे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल अपन बता सकते हैं। ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, बैटरी पे तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, और करंट ऐसा जा रहा है, तो अपना ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अब देखिए, आप ए से चले तो VA, फिर आप रेजिस्टेंस को आपने क्रॉस किया और कहाँ पहुंचे, लो पोटेंशियल पे, तो इसलिए आपने क्या लगाया, माइनस IR1। फिर आपने बैटरी क्रॉस करी और बैटरी के आप नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचे, इसलिए आपने माइनस V1 लिखा। फिर दूसरी बैटरी क्रॉस करी तो उसके आप हाई पोटेंशियल पे पहुंचे तो प्लस V2 लिखा। फिर आपने ये वाला रजिस्टर क्रॉस किया तो आप लो पोटेंशियल पे पहुंचे तो आपने माइनस IR2, और इज इक्वल्स टू जहां पहुंचे, कहाँ पहुंचे, B पे पहुंचे तो VB। ठीक है, सिमिलरली आपसे VA माइनस VC पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और है कि मान लो ये 2 रजिस्टर हैं सीरीज में, तो आपको बताया था अभी कि सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। पोटेंशियल डिवाइड होगा तो कैसे डिवाइड होगा, तो रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनलिटी में।
रेजिस्टेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा उसको, और रेजिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक तो क्या, मतलब मेरे बोलने को अगर ध्यान से सुनो तो उसको याद कर सकते हो आप। तो कैसे याद कर सकते हो, जब ये दोनों लोग क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोगों के बीच में जब कोई चीज़ डिवाइड होती है तो किस तरीके से डिवाइड होती है वो सुनेंगे। तो यहाँ पर हम किसको डिवाइड करने वाले हैं, वोल्टेज को। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले वाले रजिस्टर को कितना वोल्टेज मिला, तो कैसे, ध्यान से सुनेंगे, पहले वाला ही रजिस्टर अपॉन टोटल रजिस्टर इनटू टोटल वोल्टेज। दूसरे वाले रजिस्टर को कितना वोल्टेज मिला, तो दूसरा वाला ही रजिस्टर, दूसरे वाले को कितना मिला, तो दूसरा वाला ही रजिस्टर अपॉन टोटल रजिस्टर इनटू टोटल वोल्टेज। क्लियर है। चलिए, ये पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है और करंट कैसे डिवाइड होता है, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, तो इन दोनों में, तो पहले वाले रजिस्टर से कितना करंट जाएगा, पहले वाले रजिस्टर से कितना करंट जाएगा, तो ध्यान से सुनो, दूसरा वाला रजिस्टर, क्योंकि इनवर्सली है यहाँ पे, दूसरा वाला रजिस्टर अपॉन टोटल रजिस्टर इनटू टोटल करंट। जिस चीज को डिवाइड कर रहा है वो टोटल है ना, तो करंट को डिवाइड कर रहा है इसलिए टोटल करंट आया, वहां पे वोल्टेज को डिवाइड कर रहे थे तो टोटल वोल्टेज आया था यहाँ पे। ठीक है, हाँ, दूसरे वाले रजिस्टर से कितना करंट जाएगा, तो पहला वाला रजिस्टर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। ठीक है, चलिए, साथ ही ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड है। इस पॉइंट पोटेंशियल मेथड में अपन ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया है। तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड में क्या होता है, हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हर पॉइंट का पोटेंशियल फिक्स करते जाते हैं। बैटरीज हैं तो बैटरी के अकॉर्डिंग, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अपन समझते हैं, जैसे अपन को एक क्वेश्चन दिया गया है तो इस पॉइंट पे हमने जीरो पोटेंशियल मान लिया अब यहाँ पे जीरो माना तो इस बैटरी के अक्रॉस तो 10 होना चाहिए, तो यहाँ जीरो, तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, +10। ठीक है, और यहाँ पर +10, और हमें x, इस पॉइंट का x पोटेंशियल हमें निकालना है। इस पॉइंट, ये पॉइंट को x बोल दिया और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये x, फिर x से जब हम इधर चले तो यहाँ पे फिर से एक बैटरी पड़ी और उधर हाई पोटेंशियल है, तो यहाँ पे इस पॉइंट का क्या लिखोगे, x + 10। सिमिलरली इस x पॉइंट से हम इस वाले एंड की तरफ चले तो यहाँ पर फिर से एक बैटरी मिली और उसके हम लो पोटेंशियल पे पहुंचे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x - 20। और फिर आपको क्या करना है, इस जंक्शन से 3 करंट चलाने, I1, I2, I3, और किसी भी जंक्शन से हमें पता है टोटल करंट जो निकलता है, सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0। फिर उसको अपन ने यहाँ पे सॉल्व करके, है ना, I इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन, इस तरीके सॉल्व करके अपन उस x पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसके बाद है सेल। तो सेल क्या होता है, सेल इस तरीके से दिखता है, इसका रिप्रेजेंटेशन पहले तो ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये सेल करता क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सेल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका खुद का सॉल्यूशन, सेल में कुछ सॉल्यूशन होता है, तो जब सेल में आयंस, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो सॉल्यूशन जो है ना उसको अपोज प्रोड्यूस करता है, अपोज देता है चलने में, उसको ट्रेवल करने में, उसी को अपन इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और आइडियली अपन 0 मान लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो 0 होता नहीं है। ठीक है, चलिए, दूसरी बात है ईएमएफ क्या होता है, तो जब किसी सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब उसका जो तब उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसके अक्रॉस, उसको बोलते हैं ईएमएफ। और जब इसी सेल से करंट फ्लो हो रहा होता है, ये इसके अंदर जा रहा है या इससे बाहर निकल रहा है, तब उस केस में उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसके अक्रॉस, उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये सेल, तो सेल में अगर ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, वैसे यहाँ पर KVL लगाकर भी आप सॉल्व कर सकते हो, ब्रांच लॉ है ना, बाकी आप डायरेक्ट अगर याद रखना चाहें तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर किसी सेल से करंट बाहर आ रहा है तो आप पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखेंगे, E - IR, और अगर करंट अंदर जा रहा है तो E + IR। इसको आप ब्रांच लॉ लगा के भी कर सकते हैं, अभी अपन ने पीछे ब्रांच लॉ सीखा है। ठीक है, यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी है और यहाँ पर वर्क डन ऑन बैटरी है, यहाँ पर डिस्चार्जिंग हो रहा है और वहाँ पर चार्जिंग हो रहा है। ठीक है, सेल सर्किट, तो ये सेल सर्किट है अपने पास। तो अगर इस सर्किट, ये एक सेल दिया गया है, ठीक है, ये सेल है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो सर्किट में करंट पूछा जा सकता है तो E/R + R। ठीक है, और क्या क्या पूछा जा सकता है, मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो मैक्सिमम करंट इस सर्किट में कितना हो सकता है, अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा ही दो तो क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E/R। साथ ही साथ हमसे क्या पूछा जा सकता है, इस A और B पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जा सकता है, तो क्या लिखोगे आप, IR, क्योंकि जो I यहाँ पर है वही I तो यहाँ से फ्लो हो रहा है ना, तो IR भी लिख सकते हो और आप I की वैल्यू पुट कर दो, ये दोनों ही आप लिख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपसे क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस R + R को उधर बेच के, ठीक है, और फिर वहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, इसी को आगे सॉल्व करना है आपको, इसको इक्वल टू इसके कर दो और फिर इसको सॉल्व करने के बाद आपको r मिल जाएगा। पावर आपसे पूछी जा सकती है I² R, ठीक है,
आई स्क्वायर, आई की जगह आप ये लिख सकते हैं, तो ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, चलिए फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर तो मैक्सिमम कोई चीज़ मैक्सिमम मिनिमम कब होती है, जब अपन उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर देते हैं ना। तो मैक्सिमम पावर के लिए अपन ने क्या करा, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर अपने पास ऑलरेडी आ गई थी अभी ये। ठीक है, तो इसका अपन ने डिफरेंशिएशन, ठीक है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो कर दिया और निकल के क्या आया, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो कोई भी सर्किट अपन को मैक्सिमम पावर दे सकता है ना, कि ये सेल सर्किट है जो अपन को मैक्सिमम पावर दे सकता है अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये दोनों क्या हो जाए, सेम। ठीक है, अच्छा, इनके सेम होने पर जो मैक्सिमम पावर मिलेगी वो वैल्यू कितनी होगी उसकी, तो इसी पावर में आप कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4r। क्लियर है, चलिए साथ ही साथ जब पावर मैक्सिमम मिल रही होगी तो उस टाइम पे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, तो अगेन करंट के फॉर्मूला में कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ई अपॉन 2r। लेकिन ध्यान रखिए ये ई अपॉन 2r मैक्सिमम करंट नहीं है, पावर मैक्सिमम है ना, पावर मैक्सिमम कितनी थी, ई स्क्वायर अपॉन 4r, कब, जब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। लेकिन जब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर तो उस टाइम पर करंट भी मैक्सिमम होगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा आपसे, पावर मैक्सिमम होगी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे करंट कितना होगा, ई अपॉन 2r, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम करंट कितना था अपना, ई अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, चलिए इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए इस तरीके से, ये सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस तरीके से सीरीज में कॉम्बिनेशन में ये सेल्स जुड़े हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट। अब हमें क्या करना है, इतना बड़ा सेल आप घर में 4-4 सेल उठा के लेके आए हैं ना, और फिर उनने अननेसेसरी बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो अपन क्या करते हैं, उन तीनों सेल के बराबर या जितने भी सेल हैं उन सबके बराबर काम करने वाला एक सेल लेके आएंगे, तो उस सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ई इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 डॉट, और आर इक्विवेलेंट सीरीज में है तो सबको पता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट। क्लियर है, जितने भी रेजिस्टेंस सेल होंगे उन सबके ईएमएफ को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये एडिटिव था, सारे सेल में देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव, इस तरीके से जुड़े हुए, इसको बोलते हैं एडिटिव कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन, सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन जैसे ये देखिए, इस सेल का नेगेटिव उस सेल के नेगेटिव से ही जुड़ा हुआ है, देखिए, तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है तो उन दोनों सेल को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट क्या निकल के आया, E1 माइनस E2, ठीक है, प्लस E3, और आर इक्विवेलेंट लेकिन वही रहेगा, ऐसा नहीं कि आप रेजिस्टेंस को ही माइनस कर देंगे, रेजिस्टेंस तो सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, पैरेलल में भी आपको ऐसे मिल सकते हैं कि पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव दूसरे वाली बैटरी के भी पॉजिटिव से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट आपको क्या यूज करना है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और जितने भी हों इस तरीके से अपन ऐड करते चले जाएंगे। आर इक्विवेलेंट पैरेलल का सब जानते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्टिव, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे गलत है तो इसको देखिए थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ये है इस तरीके से, ये नेगेटिव है इधर और ये पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला है, बस इस प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि ये सब्ट्रैक्टिव है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब भी किसी रजिस्टर से करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर क्या होता है तो व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम रजिस्टर देन हीट प्रोड्यूस, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो यही हीट हमें निकालनी है। किसने बताई, जूल ने। तो जूल ने क्या बोला, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है रजिस्टर पर जब उससे करंट पास होता है तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आई स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अब टाइम कितना दे रहा है करंट को फ्लो होने के लिए वहाँ पे। ठीक है, इन सबको एक साथ लिख दिया तो H का फॉर्मूला मिलता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या फिर V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या VIT, ध्यान रखना जूल में है। ठीक है, और कैलोरी में निकालना है तो जूल से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, चलिए इसके बाद पावर, तो पावर क्या होती है सबको पता है ना, काम करने की दर, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। ठीक है, तो हीट सबको पता ही है, या तो आई स्क्वायर आर टी पुट कर दो, या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी पुट कर दो, या फिर VIT पुट कर दो।
कोई सा भी पुट करोगे आपका टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास जो पावर के फॉर्मूले मिलेंगे वो I²R या V²/R या V/I। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बल्ब। लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, बल्ब। ठीक है, तो बल्ब क्या है, ये बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। भाई रजिस्टर पर हीट प्रोड्यूस हो रही थी, उसी हीट को अपन ने क्या करा, यूज कर लिया शाइनिंग प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो बल्ब, उसको नाम दे दिया गया बल्ब। तो ये बल्ब है। अब बल्ब में हमें क्या क्या याद रखना अपने एग्जाम्स के लिए, तो बल्ब में सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी रेटिंग, है ना, रेटेड वैल्यू। आप जब भी मार्केट से बल्ब खरीदने जाएंगे तो उस पर कुछ रेटेड वैल्यूज होते हैं, है ना। और रेटेड वैल्यू में क्या क्या होता है, एक तो उसका वोल्टेज लिखा रहता है और एक उसका पावर लिखा रहता है। रेटेड, उसको अपन ने R लिख दिया ना, VR, तो रेटेड वोल्टेज 220, अपने घरों में 220 आता है। ठीक है, और रेटेड पावर वो मैक्सिमम 100 वैट आपको दे सकता है, मैक्सिमम 100 वैट पावर तक वो काम कर सकता है। वो भी कब, जब उसको 220 मिलेगा। ठीक है, अगर 220 नहीं मिला तो कम पावर देगा वो आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपने 220 से ज़्यादा दे दिए तो क्या होगा, तो ज़्यादा पावर देने के चक्कर में फटाका फूट जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब की बात करें। आप मार्केट से बल्ब लेके आए हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस आप घर पे बैठ के निकाल सकते हैं किसी भी बल्ब का क्या होता है, तो रेजिस्टेंस V²/R, उसका रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन उसका रेटेड पावर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसी बल्ब का आप घर पे बैठ के निकाल सकते हैं, आप जो बल्ब लेके आए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो इस बल्ब का ये आपके लिए क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस क्या होगा अगर उस पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है रेटेड वोल्टेज और 100 वैट पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगर आपको 4-5 बल्ब दिए मैंने और उन पर रेटेड पावर जो है वो सेम, सॉरी रेटेड जो वोल्टेज है वो सेम है, रेटेड वोल्टेज क्या है, सेम, तो फिर हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो जिस बल्ब पर ज्यादा पावर रेटेड होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिस बल्ब पर कम पावर रेटेड होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, 3 बल्ब है, इस पर देखिए 220 वोल्ट 100 वैट, 220 वोल्ट 50 वैट और 220 वोल्ट 200 वैट। 3 बल्ब दिए गए हैं, तीनों के रेटेड वोल्टेज सेम है, और हमसे क्या बोला गया है कि इनके रेजिस्टेंस बताओ सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका है। तो हम इनकी डायरेक्ट पावर देख के आंसर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। तो रेटेड पावर सबसे ज्यादा किसकी है, थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले का रेजिस्टेंस होगा सबसे कम। रेटेड पावर सबसे कम किसकी है, 50 वाले की, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका, बाकी पहला वाला बीच में। ठीक है, चलिए रियल पावर। अब एक रियल पावर नाम का कंसेप्ट होता है। रेटेड पावर तो ठीक है आपके बल्ब पे 100 वैट लिखी है, लेकिन एक्चुअल में रियल पावर क्या है, तो रियल पावर डिपेंड करती है कि आपके बल्ब को वोल्टेज कितना मिल रहा है ना। तो रियल पावर इज इक्वल्स टू रियल वोल्टेज, आपके घर में वोल्टेज आ कितना रहा है ना, तो रियल वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, जो कि अपन ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं I²R भी। ठीक है, आपको याद रखना है आपके एग्जाम्स के लिए कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, किसी भी बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो उसकी रियल पावर पर ही डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी रियल पावर जितनी ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। तो बल्ब के 2 तरीके के कॉम्बिनेशन अपन घरों में यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रियल पावर। अब यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लेकिन यूज किया जाएगा I²R। अब सीरीज, अब ये वाला क्यों यूज करा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, तो करंट सेम हो जाएगा, तो ब्राइटनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हम पहले ही देख चुके हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेटेड पावर के, किसके, रेटेड पावर के। तो यहाँ पर इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता चला कि ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। तो जिस पे जितनी ज्यादा पावर लिखी होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में वो बल्ब उतना कम चमकेगा, और जिस पे जितनी कम पावर लिखी होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में वो बल्ब उतना ज्यादा चमकेगा। क्लियर है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको टोटल पावर निकालना भी आनी चाहिए। 4-5 बल्ब आपके सीरीज में लगा दिए तो आपसे पूछा जाएगा उनका नेट पावर कितना होगा, तो 1/P टोटल इज इक्वल टू 1/P रेटेड 1 प्लस 1/P रेटेड 2। रेटेड पावर यूज हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से। ये क्या था, ऐसा लग रहा है जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो रेजिस्टेंस का पैरेलल, बल्ब का सीरीज। ओके, चलिए बल्ब इन पैरेलल। तो अगेन ब्राइटनेस, जैसा कि अपन ने पीछे देखा था, ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करती है, रियल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे रियल पावर का जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो V²/R। क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेशन मिलेगा कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है
वो रेटेड पावर के इन्वर्सली होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। ठीक है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब पर जितनी ज्यादा पावर लिखी होगी वो उतना ज्यादा चमकेगा। ठीक है, साथ ही साथ लास्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल पावर क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, सारे बल्ब की रेटेड पावर्स का एडिशन कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन है, वन शॉट। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर किए गए हैं, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। आपको बस इसको बार बार सुनना है जिससे आपको फॉर्मूले कंटिन्यू आपके दिमाग में बने रहें। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपको क्लास में सॉल्व कराए गए हैं। इसको सुनने के बाद आप थोड़े क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जेई के पीवाईक्यू लगा सकते हैं, नीट के पीवाईक्यू लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।